हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो वीडियो में जो टॉपिक कवर होने वाले हैं वो हैं डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, नेचर, फीचर, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, बेनिफिट्स, डिसएडवांटेज, टाइप्स एंड की प्लेयर ऑफ एडवर्टाइजिंग। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको टाइम स्टैम्प दिया गया है, जिससे अगर आपको डायरेक्टली इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग वीडियो देखना है तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो के पार्ट पर पहुंच जाएंगे। तो टाइम स्टैम्प आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये 13 वीडियोस की सीरीज है जिसमें एडवर्टाइजिंग के लगभग हर टॉपिक को कवर किया गया है और इसकी एक पीडीएफ बुक भी प्रिपेयर की गई है काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप हर कंसेप्ट को आसानी से समझ सकें। और इसमें इमेजेस और एग्जाम्पल का यूज़ किया गया है ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है और आप इसकी बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप 7884167779 पर व्हाट्सएप करके सिर्फ ₹99 में इस पीडीएफ बुक को परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग का फर्स्ट पॉइंट है कि वो एक स्लाइस है मार्केटिंग का। तो अगर मार्केटिंग हमारा एक एप्पल है तो उसका एक स्लाइस ही एडवर्टाइजिंग है। और मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग को तो इंक्लूड करता है, उसके अलावा बहुत से फैक्टर इसमें इंक्लूड रहते हैं। एडवर्टाइजिंग इंक्लूड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जस्ट ये प्रमोशन कर रहा है जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, चाहे हमारे पास कोई मोबाइल है, जूस है, बिस्किट्स हैं, एफएमजीस प्रोडक्ट हैं, लग्जरी प्रोडक्ट हैं, उन्हें हम एडवर्टाइज करके प्रमोट करते हैं। मार्केटिंग जबकि एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं अपने कस्टमर का प्रोडक्ट उसके नीड्स और वांट के अकॉर्डिंग, उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं मतलब एडवर्टाइज करते हैं, और उसके बाद हम उसे वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। एडवर्टाइजिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मार्केटिंग लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, क्योंकि जैसे हमने बात की ये प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट होता है और टिल सेल्स के बाद भी कंटिन्यू रहता है। एडवर्टाइजिंग अवेयर करती है कस्टमर्स को और एक इंटरेस्ट क्रिएट करती है ताकि वो उन प्रोडक्ट को बाय करें। मार्केटिंग अपने कस्टमर्स को ऑर्गेनिकली अट्रैक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग भी करते हैं अपने प्रोडक्ट की, वो भी मार्केटिंग में इंक्लूड होता है। उसके साथ साथ हम जो भी प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं वो कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं, जो कि एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है कस्टमर्स के अंदर। एडवर्टाइजिंग जहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करता है अपने कस्टमर्स के अंदर, वहीं मार्केटिंग सेल्स जनरेट करता है। एडवर्टाइजिंग में आप यहाँ पे क्रिएट अवेयरनेस के साथ इंटरेस्ट भी डाल सकते हैं, क्रिएट अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट, और मार्केटिंग में वो सेल्स जनरेट करता है। तो चलिए एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इन दोनों को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। प्लेटिना ने एक बाइक निकाली, दूर जाओ दुरुस्त जाओ के स्लोगन से। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या नोटिस किया कि जो इंडिया की रोड्स हैं वो डैमेज्ड हैं, जिसके कारण जो यहाँ के लोग हैं उन्हें ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आती है। अब इसी पर्पज़ के लिए कंपनी ने एक मोटर बाइक इंट्रोड्यूस की जो कि हैज़ल फ्री थी, मतलब कि लोगों को आने जाने के लिए इसमें परेशानी ना उठानी पड़े। अब यहाँ पे देखिए कंपनी ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया, उन्होंने यहाँ पे कस्टमर की नीड्स और वांट देखी कि रोड डैमेज हैं जिसके कारण परेशानी होती है आने जाने में। तो कंपनी ने ऐसी बाइक निकाली जो कि झटका फ्री है। तो इसमें अगर आपके रोड डैमेज्ड भी हैं तो आपको झटका एक नॉर्मल बाइक से कम लगेगा। अब इस नीड और वांट को देखते हुए कंपनी ने एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद कंपनी ने इसको किया एडवर्टाइज। तो स्टार्टिंग होती है सबसे पहले मार्केटिंग, जहाँ पे नीड्स और वांट को देखा जाता है कस्टमर की कि रोड्स डैमेज हैं और प्रॉब्लम आती है कस्टमर को ट्रैवल करने में। उसके बाद एक प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है, आफ्टर देन उसे कम्युनिकेट किया जाता है, मतलब एडवर्टाइज किया जाता है कस्टमर्स में, कम्युनिकेट करके उन्हें बताया जाता है और उसके बाद मार्केटिंग के अंदर उसी प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एडवर्टाइजिंग का मीनिंग,
दूसरा इसकी डेफिनेशन, और लास्ट में रिक्वायरमेंट क्या है एडवर्टाइजिंग की कंपनीज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग के मीनिंग से। एडवर्टाइजिंग एक कम्युनिकेशन का काम करता है कस्टमर और एडवर्टाइज़र के बीच। तो यहाँ पे हम 3 वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहला कम्युनिकेशन, कस्टमर और एडवर्टाइज़र। कम्युनिकेशन क्या है? हमारी एडवर्टाइजिंग ये कम्युनिकेट कर रही है कहाँ? कस्टमर और एडवर्टाइज़र के बीच में। कस्टमर कौन है? जो कि यूज़र है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज का। और एडवर्टाइज़र, एडवर्टाइज़र वो है जो प्रोड्यूस कर रहा है इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। एडवर्टाइजिंग मीन इन्फॉर्मिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। अब ऐसा नहीं है सिर्फ कि हमें जस्ट कम्युनिकेट ही करना है कि ये ए है जो कि एडवर्टाइज़र है और ये बी है जो कि कस्टमर है। तो जस्ट एक कम्युनिकेशन ही नहीं बनाना है हमें कि हाँ हमारा ये प्रोडक्ट है और इस तरह के इसके कॉन्फ़िगरेशन या फीचर्स हैं। हमें उसे इन्फ्लुएंस भी करना है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। तो एडवर्टाइजिंग मतलब इन्फॉर्म करना, बताना कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये टूथपेस्ट है, ब्रश है, बाइक है, कार है, और उसे फिर इन्फ्लुएंस करना हमारी ऑडियंस को जो हमारा कस्टमर है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को ले। क्योंकि टूथपेस्ट एक तरह का नहीं है, कार एक तरह की नहीं है, काफ़ी वैराइटीज़ अवेलेबल है मार्केट में। तो क्यों आपका प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर ले, उसके लिए उसे इन्फ्लुएंस करना कि वो हमारे ही प्रोडक्ट को परचेज़ करें। एडवर्टाइजिंग आपकी विजुअल हो सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ओरल हो सकते हैं जिसे आप सुन सकते हैं जैसे कि आपका रेडियो, कोई रिटन मैसेज हो सकता है जैसे कि आपका न्यूज़पेपर, टेम्पलेट्स, या फिर ये तीनों ही हो सकती हैं जैसे कि आपका टेलीविज़न या मोबाइल जिसमें आप देख भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं और आप उसे रीड भी कर सकते हैं, आप रिटन टेक्स्ट भी वहाँ पे देख सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग एक एक्शन है जिसमें हम पब्लिक की अटेंशन ग्रैब करते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे। देन अब डेफिनेशन देखते हैं एडवर्टाइजिंग की। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑथर की डेफिनेशन को लिया है। सबसे पहला कोटलर और दूसरा एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ द यूके। तो कोटलर की डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो यहाँ पे हम 4 वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहला है हमारा पेड फॉर्म, दूसरा नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, तीसरा प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड लास्ट में बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। सबसे पहला हमारा वर्ड है पेड फॉर्म। अगर एडवर्टाइज़र जो कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टाइजिंग करना चाहता है, वो अपने प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं देता है जिससे वो एडवर्टाइजिंग करवाता है, तो वो एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन में नहीं आएगा। जैसे कि आप डोमिनोज़ आउटलेट में जाते हैं, वहाँ पे पिज़्ज़ा खाते हैं और आप अपने फ्रेंड को रेकमेंड करते हैं कि डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा बाकी पिज़्ज़ा के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। अब आपका फ्रेंड भी डोमिनोज़ आउटलेट पे जाता है और पिज़्ज़ा खाता है। यहाँ पे आपने डोमिनोज़ के लिए एक कस्टमर लाके उसे दिया क्योंकि आपने अपने फ्रेंड को रेफ़र किया कि वो डोमिनोज़ पे जाके पिज़्ज़ा खाए जिससे कि डोमिनोज़ को अर्निंग हुई। लेकिन बदले में आपको किसी भी तरह का पैसा डोमिनोज़ ने नहीं दिया। तो इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी होती है तो वो एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन में नहीं आती है। सेकंड है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। ये कभी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं होती है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए होती है या फिर एक वास्ट ऑडियंस के लिए जो कि हमारे टारगेट कस्टमर्स होते हैं। थर्ड है प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस एडवर्टाइजिंग के थ्रू या तो हम अपने किसी आइडिया को प्रमोट करते हैं या फिर हमारी गुड्स को या फिर सर्विसेज को। देन लास्ट में है बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब यहाँ पे एक आइडेंटिफाई स्पॉन्सर भी होना चाहिए जो कि अपने आइडिया, गुड या सर्विसेज को लेके आता है अपने कस्टमर तक। सेकंड डेफिनेशन है एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ द यूके। ये भी मैं पहले रीड कर देता हूँ। एडवर्टाइजिंग इज़ एनी कम्युनिकेशन, सबसे पहला वर्ड, यूजली पेड फॉर, दूसरा स्पेशली इंटेंडेड टू इन्फॉर्म और इन्फ्लुएंस, तीसरा वन और मोर पीपल।
अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का मतलब है कम्युनिकेशन। आप कोई भी कम्युनिकेशन बना रहे हैं एडवर्टाइज़र और कस्टमर के बीच में, जो कि यूजुअली पेड फॉर होगा, जिसके लिए आप पैसे देते हैं, स्पेशली इंटेंडेड टू। अब इसका पर्पस क्या है इस एडवर्टाइजिंग का? या तो आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं अपने ऑडियंस को कि हमारा ये प्रोडक्ट है, सर्विस है या आइडिया है, और साथ में आप उन्हें इन्फ्लुएंस भी करना चाहते हैं कि वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को ट्राई करें। एंड लास्ट में वन और मोर पीपल, मतलब एक या एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए या कस्टमर्स के लिए। अब यहाँ पर एक बात क्लैश होती है कि इस डेफिनेशन में बताया है वन और मोर पीपल, मतलब एक पर्सन के लिए भी हो सकती है, लेकिन ऊपर वाली डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, मतलब कि किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होती है। तो देखिए, ये डेफिनेशंस होती हैं, टाइम टू टाइम मॉडिफाई होती है, और जब भी आपको एग्ज़ाम में ये डेफिनेशंस लिखनी होती हैं तो आपको पूरी टू द पॉइंट लिखनी होती है। हाँ, लेकिन एडवर्टाइजिंग कभी भी एक पर्सन के लिए नहीं होती है। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अब लास्ट में हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है एडवर्टाइजिंग की। कोई भी बिजनेस जो कि मार्केट में आना चाहता है और अपना एक ब्रांड बनाना चाहता है, उससे एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है। बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं करती हैं इन दिनों, क्योंकि आज के समय में बहुत ऐसे पोर्टल्स ओपन है जहां पे आप कम कॉस्ट में भी अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविज़न, रेडियो, पोस्टर्स, बिलबोर्ड, और रिसेंट टाइम में आपका इंटरनेट, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्लॉगिंग एक्सेट्रा। तो ये आगे चल के हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं। सबसे पहला है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इनमें से आप काफ़ी प्रोडक्ट के फैमिलियर भी होंगे, जैसे कि रेड लेबल, विम, फेयर एंड लवली, पेयर्स, वी लोके, क्लिनिक प्लस, वैसलीन, सनसिल्क, लाइफ बॉय, लक्स, पॉन्ड्स, डव, सर्फ एक्सल एक्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी कंपनी के द्वारा अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की जाती है। सेकंड है पीएनजी। इसके प्रोडक्ट जैसे कि टाइड, पैम्पर, जिलेट, हेड एंड शोल्डर, पैंटीन, ओले, जो कि काफ़ी लार्ज अमाउंट पे एडवर्टाइज होते हैं। एंड देन सैमसंग। सैमसंग के भी काफ़ी वैरायटी है प्रोडक्ट के, जैसे कि एलईडी, एलसीडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, माइक्रोवेव ओवन। नेक्स्ट है ओप्पो एंड वीवो। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करती हैं। तो जैसे कि एक बार रिकॉल करते हैं, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, पीएनजी, एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में। नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग में हम ये 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, अटेंशन सीकर। एडवर्टाइजिंग वर्ड को लैटिन वर्ड एडवर्टर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू टर्न द अटेंशन। मतलब कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमें उनकी अटेंशन ग्रैब करनी है। क्योंकि अगर आपकी एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स की अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रही है, जिसके लिए आप अपनी एडवर्टाइजिंग बनाते हैं, तो उसका कोई भी आपको पेबैक नहीं मिलता है। जब आपकी एडवर्टाइजिंग इंटरेस्टिंग होगी, आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो उस एडवर्टाइजिंग को देखेंगे, प्रोडक्ट को और ज़्यादा सर्च करेंगे कि क्या उसके फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशन है, क्या वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, तभी वो बाद में जाके उसे बाय करेंगे। तो एडवर्टाइजिंग ये एक अटेम्प्ट होता है जिसमें हम अपनी ऑडियंस, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की ओर। दूसरा पॉइंट है हैज़ अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को हम यूएसपी भी कहते हैं। हर प्रोडक्ट का अपना एक यूएसपी होता है जो उसे दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट करता है। जैसे कि मैगी और yippee, ये दोनों ही नूडल्स हैं, लेकिन इनका एक अपना यूएसपी है। जैसे कि मैगी का यूएसपी है कि वो कन्वीनियंस है, वो बनाने में आसान है। आप हर एड्स में सुनते होंगे 2 मिनट मैगी, कि अगर आप हंग्री हैं तो आप 2 मिनट में मैगी बना के इसे ट्राई कर सकते हैं। वहीं yippee का है स्पाइसी एंड टेस्टी। तो अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर yippee को ट्राई करना चाहेंगे। तो आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो आपका यूएसपी है, वो आपके प्रोडक्ट को
आउट ऑफ द गैंग रखता है, वो आपके प्रोडक्ट को यूनिक बनाता है दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। तो इसे ऐसा भी समझा जा सकता है कि यूएसपी आपका एक अटेम्प्ट होता है जिसमें एडवर्टाइजिंग के द्वारा आप अपने ऑडियंस जो आपके कस्टमर्स हैं उनको आप इन्फ्लुएंस करते हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपील के थ्रू। थर्ड पॉइंट है हमारा कंज्यूमर ओरिएंटेड। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं तो हमेशा वो किसी कंज्यूमर को लेके ओरिएंटेड होता है। मतलब जैसे कि कोई प्रोडक्ट है तो क्या वो एक बोर्न बेबी के लिए है, किसी बच्चे के लिए है, किसी यंग पर्सन के लिए है, या फिर किसी ओल्ड एज कस्टमर के लिए है। तो एडवर्टाइजिंग हमारी कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है और ये हमें बताता है हमारा प्रोडक्ट कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली है किसके लिए। क्या वो सभी एज पर्सन्स को कवर कर रहा है या फिर वो पर्टिकुलर किसी एज पर्सन को कवर करता है, या वो मैन वुमेन एनिमल्स के लिए जैसे कि हॉर्स, डॉग, कैट, फिश एक्सेट्रा। तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ओरिएंटेड होगा या फिर वो नंबर ऑफ ग्रुप्स को कवर करेगा। जैसे कि डाइपर जो कि बोर्न बेबी ओरिएंटेड होता है और दूसरी ओर मिल्क जो कि हर कोई पी सकता है। तो इस एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर्स को नॉलेज मिलती है। नॉलेज किस चीज़ की कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स, ब्रांड, सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन कौन से उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हैं। तो ये सारी स्किल्स एडवर्टाइजिंग के थ्रू उनमें आती हैं। देन वो डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट उन्हें खरीदना है। फोर्थ पॉइंट है यूज़ वेरियस मीडिया। तो प्रिंट प्लेटफॉर्म जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन के अलावा काफ़ी ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म भी आजकल अवेलेबल हैं। फिल्म, होर्डिंग, बैनर्स, प्रमोशनल कैंपेन्स और आज के टाइम में इंटरनेट जो कि काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है। इन सब के बारे में हम आगे एडवर्टाइजिंग मीडिया में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है पेड फॉर्म। ओनली दैट अटेम्प्ट ऑफ सेलर। सेलर मतलब यहाँ पे एडवर्टाइज़र, जिसमें वो कुछ पैसे स्पेंड करता है अपनी पॉकेट से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब कि एडवर्टाइजिंग के लिए अपने कस्टमर के साथ। उसे ही हम एडवर्टाइजिंग कहेंगे, जहाँ पे एडवर्टाइज़र अपनी पॉकेट से एक्सपेंडिचर कर रहा है ताकि वो अपने प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन कर सके अपने कस्टमर्स के साथ। वट एवर मे बी द मीडिया। मीडिया कुछ भी हो सकता है। हर एक मीडियम और मीडिया दोनों ही, कि हमारा मीडिया कौन सा है और कौन से मीडियम के थ्रू हम अपने एडवर्टाइजिंग को अपने कस्टमर्स तक लेके जा रहे हैं, उन सब में कोई ना कोई कॉस्ट ज़रूर इन्वॉल्व होनी चाहिए। नेचर के बाद इस वीडियो में हम फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग को कवर करेंगे। फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग में हम ये 4 पॉइंट कवर करने वाले हैं, तो चलिए वन बाय वन इन्हें और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है पेड फॉर्म। इसे पहले भी हमने 2 बार डिस्कस किया है कि जब भी आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, कोई एडवर्टाइज़र है, तो उसे उस एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ ना कुछ अपनी पॉकेट से पे करना होगा। तो इसमें हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। तो ये एक अटेम्प्ट है जिसमें सेलर जो कि एडवर्टाइज़र है वो कुछ अमाउंट स्पेंड करता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब कि एडवर्टाइजिंग करने के लिए अपने कस्टमर को, जिसे हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक एडिटर है किसी मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर का, वो एक आर्टिकल पब्लिश करता है किसी एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। मान लीजिए जैसे कि स्कूटी या बाइक की कंपनी है टीवीएस, होंडा, हीरो, बजाज, इनमें से कोई एक कंपनी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मान लीजिए बाइक। अब न्यूज़पेपर या मैगजीन का एडिटर उसके बारे में एक आर्टिकल लिखता है कि बाइक का नाम ये है, इस कंपनी ने इसे निकाला है, इसका प्राइस ये है, इतना इसका माइलेज होगा, ये इसके फीचर्स होंगे। तो यहाँ पर उस आर्टिकल ने कंज्यूमर को एक मैसेज कन्वे कर दिया जिसमें कि उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। लेकिन सेलर ने जो अपनी बाइक सेल करना चाहता है, उसने इस एडिटर को जिसने ये आर्टिकल पब्लिश किया है उसे कोई भी पैसा नहीं दिया है ये आर्टिकल पब्लिश करने के लिए। तो इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी होती है तो वो एडवर्टाइजिंग नहीं कही जाएगी, ये प्रोपोगंडा या फिर पब्लिसिटी कही जा सकती है। तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें कोई प्रोडक्ट कम्युनिकेट होता है, मतलब कि एडवर्टाइज होता है या कस्टमर के साथ इंटरेक्ट होता है, लेकिन उसके लिए एडवर्टाइज़र या प्रोडक्ट का ओनर है वो कोई फ़ी
नहीं देता है अपनी पॉकेट से, तो उसे हम एडवर्टाइजिंग की टर्म में इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन। इसे मैं ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन और मीनिंग में से क्लियर किया है। तो एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है। इसका मतलब ये है कि ये किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं है, हम किसी एक कस्टमर को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग हमेशा मास पॉपुलेशन को कवर करती है। थर्ड पॉइंट है स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग की हेल्प से हम स्पीडी कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग, क्योंकि अब इंटरनेट के बूम से और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल हैं एडवर्टाइजिंग के। तो हमारा जो एडवर्टाइजिंग है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्पीडी हो गया है और इसका जो ऑपरेशन एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये बहुत सारे लोगों के पास या लोकेशन को एक साथ कवर कर लेता है, तो ये स्पीडी है और मास कम्युनिकेशन को कवर करता है। फोर्थ पॉइंट है टारगेट ओरिएंटेड। एडवर्टाइजिंग हमेशा टारगेट कस्टमर और मार्केट की नीड एंड वॉन्ट को फोकस करके उनके साथ कम्युनिकेट करती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल काफ़ी बढ़िया है, तो इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसमें आप ये देखेंगे कि कैसे एक एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में पोजीशन करता है, कैसे वो कस्टमर के माइंड से खेलता है। प्रोटीन हेल्थ ड्रिंक्स जैसे कि हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन, ये टारगेट करते हैं बच्चों को, लेकिन इनका फोकस होता है पेरेंट्स के इमोशन, मतलब पेरेंट्स के इमोशन को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉइंट आउट क्या करते हैं कि अगर आप ये प्रोटीन हेल्थ ड्रिंक अपने बच्चों को पिलाते हैं तो आपके बच्चे स्टडीज़, स्पोर्ट और किसी भी कंपटीशन को आसानी से बीट कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी चिल्ड्रन अपनी पॉकेट से पैसे खर्च के ये प्रोटीन हेल्थ ड्रिंक नहीं ले सकता है। एक्चुअल में इन प्रोटीन हेल्थ ड्रिंक्स की पेमेंट उनके पेरेंट्स के थ्रू ही की जाएगी। तो यहाँ पे वो पेरेंट्स के इमोशन के साथ प्ले करते हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा स्टडी, स्पोर्ट्स और किसी भी कंपटीशन को बीट करे या फिर वो उसमें एक्सेलेंट हो। तो इसके लिए वो पेरेंट्स के इमोशन के साथ खेल के बच्चों को टारगेट करके ये प्रोटीन हेल्थ ड्रिंक उन्हें सेल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग में हम ये 8 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्प्रेडिंग अवेयरनेस। तो एडवर्टीजमेंट का काम है लोगों में अवेयरनेस फैलाना उन प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जो मार्केट में अभी आएंगी या फिर पहले से ही मौजूद हैं, और ये न्यू या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या तो कस्टमर की नीड या फिर वांट्स को, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करेगा, या फिर अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स है तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करेगा। एक एडवर्टीजमेंट आपको क्या बताती है कि प्रोडक्ट और सर्विस क्या है। एडवर्टाइज़र है, उसके पास कौन सा प्रोडक्ट है या सर्विस है जो वो बेचना चाहता है, कहाँ से इसे खरीदा जा सकता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, स्टोर, आउटलेट्स, इन सब के बारे में भी आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू अवेयर किया जाता है। कितने में आप उसे खरीद सकते हैं, आपको कितना अमाउंट उसके लिए पे करना पड़ेगा, कौन कौन इसे खरीद सकता है और क्यों आप इस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदें। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हर कोई अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो आप हर एक प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे। आप दिन में ऑन एन एवरेज मान लीजिए अगर आप 30 से 40 एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन 30 या 40 प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे। और क्या इंपॉर्टेंस है एडवर्टाइजमेंट की कि वो आपके ब्रांड को पॉपुलराइज करता है। किसी भी ऐसे ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में सोचिए जिनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं, जैसे कि कोको कोला और मैकडॉनल्ड्स। ये ब्रांड एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने ग्रुप से बाहर आए हैं। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, मोटर बाइक काफ़ी ज़्यादा होंगी, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, हीरो है, होंडा है, टीवीएस है, बजाज है। लेकिन जो फेमस ब्रांड है जैसे हीरो का, होंडा का, तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके, लोगों को इन्फ्लुएंस करके, अपने कस्टमर को टारगेट करके दूसरे अपने कंपटीटर्स को पीछे करके खुद आगे आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक
उनका जो ग्रुप है, उनके जो कंपटीटर हैं, उनसे वो फाइट करके एडवर्टीजमेंट के थ्रू आगे आते हैं एंड मेक देयर नेम अ ब्रांड। जब भी हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो एक नाम से स्टार्ट करते हैं। वो कभी भी स्टार्टिंग में एक ब्रांड नहीं होता है, चाहे वो कोको कोला है, मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, हीरो होंडा है, मैगी है, एप्पल है, रिलायंस है। ये सारे ब्रांड एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने ब्रांड्स को पॉपुलराइज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड हैं इंडिया के, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक। इनमें ये सारी कंपनी इंडिया से बिलोंग करती हैं। एचयूएल है, ये इंटरनेशनल कंपनी है, एमएनसी है, लेकिन इसका इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है और इंडिया में सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट इसी कंपनी के द्वारा की जाती है। थर्ड है इंक्रीजिंग डिमांड। टारगेट कस्टमर के लिए जो भी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पे की जाती है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये नॉन पर्सनल नहीं होती है। जब भी हम कहीं एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं होती है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए होती है। काफ़ी वास्ट पॉपुलेशन को इसमें कवर करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट कहीं भी हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बिलबोर्ड, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट पोर्टल, आपका कोई भी हो, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, ये सब एडवर्टाइज़र की हेल्प करते हैं कि वो एडवर्टीजमेंट करके अपने प्रोडक्ट की डिमांड में इंक्रीज कर सकता है। और जो एडवर्टाइजिंग काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई जाती है, जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं, वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करती हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करती है, जिससे कि वो चाहते हैं कि वो एक बार इस प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई करें। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज्ड प्रॉफिट। इसे हम थर्ड पॉइंट से लिंक कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे एडवर्टीजमेंट डिमांड को इंक्रीज करती है। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा होगी तो आपके प्रोडक्ट और सर्विस की सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो एडवर्टीजमेंट जब की जाती है तो वो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप के लिए की जाती है सेम टाइप पे। तो अगर उस लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो भी आपके कस्टमर्स हैं, उसमें अगर लो कन्वर्जन रेट भी देखने को मिलता है और वो आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की, और वो एडवर्टीजमेंट 100 पीपल या कस्टमर्स देखते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो 100 के 100 कस्टमर इस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदेंगे। अब मान लीजिए कि 100 में से 40 या फिर 50 पर्सन्स भी एडवर्टीजमेंट देख के इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तब भी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी और उससे प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और अगर कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करती है तो हो सकता है कि कंपनी को एक अच्छा कन्वर्जन रेट भी देखने को मिले, जिससे कि उससे सेल भी बढ़े। सेल बढ़ेगी तो ऑफकोर्स कि उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि हमने पहले लो कन्वर्जन रेट लिया, इसमें प्रॉफिट तो बढ़ेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अब मान लीजिए कोई न्यू मोबाइल लॉन्च होता है तो 100 कस्टमर्स तक उस एडवर्टीजमेंट को पहुंचाया जाता है। अब उसमें से अगर 70 भी इस न्यू मोबाइल को खरीदते हैं तो यहाँ पे सेल्स इंक्रीज होगी, जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। फिफ्थ पॉइंट है मेंटेन द एग्जिस्टिंग मार्केट। एक फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी जो हमेशा फ्यूचर को साथ लेके चलती है कि क्या हमारे फ्यूचर में गोल्स रहेंगे, पॉलिसी रहेगी, विजन और मिशन क्या होने वाले हैं हमारे, तो वो कभी भी अपनी करंट पोजीशन को लूज़ नहीं करती है। फॉरवर्ड लुकिंग के साथ यहाँ पे मैंने एक और वर्ड ऐड किया है, गोइंग कंसर्न। तो हमने कंपनी लॉ और अकाउंट में ये पढ़ा है कि जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो वो ये सोच के स्टार्ट नहीं होती है कि आने वाले 4-5 साल में उसे अपने बिजनेस को बंद करना है। वो यही सोचती है कि आने वाले नंबर ऑफ ईयर्स तक उसे अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करते रहना है। तो कोई भी ऐसी फॉरवर्ड लुकिंग और गोइंग कंसर्न कंपनी जो कि फ्यूचर गोल्स, पॉलिसीज, विजन और मिशन को साथ लेके चलती है, वो कभी भी मार्केट में अपनी करंट पोजीशन को लूज नहीं करती है। कंपनी की सक्सेस इस पे डिपेंड नहीं होती है कि वो कैसे मार्केट क्रिएट करता है
कैसे अपने कस्टमर अट्रैक्ट करता है अपने प्रोडक्ट की ओर, कितना वो मार्केट शेयर कैरी करता है अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में, बल्कि इसके साथ कैसे वो उस मार्केट शेयर को मेंटेन करके रखता है और क्या वो स्टेप्स लेता है आने वाले टाइम में उसके और एक्सपेंशन के लिए। इस पर कंपनी की सक्सेस डिपेंड करती है। सिक्स्थ पॉइंट है एक्ट एज सेल्समैन। सम टाइम हम एडवर्टाइजिंग को डिस्क्राइब करते हैं एज सेल्समैनशिप। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सेल्समैन देखिए क्या करता है, वो डोर टू डोर जाता है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने के लिए अपने कस्टमर्स को। सेम काम एडवर्टीजमेंट करती है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करती है, आपके प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है, उन्हें इन्फ्लुएंस करती है कि क्यों आप उनके प्रोडक्ट को लें। इसलिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी लार्ज आर्मी हायर नहीं करती हैं सेल्समैन की, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा देती हैं। सेवंथ है रिड्यूस हिज बर्डन ऑफ जॉब। अब ऐसा तो है नहीं कि एडवर्टीजमेंट कंपनी कर रही है तो उसे किसी भी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी कहीं ना कहीं उसे आर्मी तो हायर नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ नंबर ऑफ सेल्समैन की ज़रूरत ज़रूर होगी। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो सेल्समैन है उनका भी वर्कलोड कम होता है, क्योंकि सेलिंग करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। एडवर्टीजमेंट की एब्सेंस में अगर एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही है तो हमारे सेल्समैन को डबल रोल प्ले करना होता है। पहला एडवर्टाइजिंग का। अब एडवर्टाइजिंग के बारे में तो हम जानते हैं कि वो क्या काम करती है। कम्युनिकेट करेगी कस्टमर के बीच में, उन्हें बताएगी क्या प्रोडक्ट है, कितने में प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर है, स्पेसिफिकेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, क्यों आप इसे खरीदेंगे, ये आपको क्या फ़ायदा देने वाला है। दूसरा है सेलिंग का, कि किसी ना किसी तरह उस कस्टमर को कन्वेंस करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे ही खरीदे। एडवर्टाइजिंग का एक और फ़ायदा होता है, अगर आपके डोर स्टेप पे कोई सेल्समैन आता है और वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है आपको, तो हमारे मन में ज़्यादातर यही क्वेश्चन मार्क होता है कि ये किसी ना किसी तरह का फ्रॉड होगा, प्रोडक्ट फेक निकलेगा या इस तरह की कोई स्कीम नहीं होगी। लेकिन अगर एडवर्टीजिंग होती है और टीवी पे वो ब्रांड आते हैं तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक में इंटरेस्ट भी क्रिएट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस विन करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फेथ क्रिएट करते हैं कस्टमर के माइंड में। और इस रेडी बैकग्राउंड में, क्योंकि सेल्समैन अभी आपके डोर स्टेप पे आया नहीं है, पहले से ही उसे ये पता चल चुका है एडवर्टाइजिंग के थ्रू कि क्या प्रोडक्ट है, फीचर कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब जानते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। तो अब कोई भी सेल्समैन अगर आपके डोर स्टेप पे आता है, आपको वो प्रोडक्ट बताता है, आप जानते हैं उसके बारे में और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो सेल्समैन को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसे बस बताना है कि आप इस तरह से इसे खरीद सकते हैं और उसका काम एकदम आसान हो जाता है। एट्थ एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स इन डिसीजन मेकिंग। अगर आज की बात करें तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज काफ़ी कम्प्लेक्स हो चुके हैं। कम्प्लेक्स कैसे? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं मार्केट में, और जितने ज़्यादा लार्जेस्ट पॉसिबल वेरिएंट प्रोडक्ट या सर्विसेज के हमारे पास होंगे, उतने ज़्यादा कस्टमर के माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए बेटर है। इसके साथ हर एडवर्टाइज़र जो भी प्रोड्यूसर है उस प्रोडक्ट या सर्विस का, वो ये क्लेम करता है कि उसका प्रोडक्ट ही सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, विच बिस्किट इज़ बेस्ट। इन सब में बेस्ट कौन सा है? इन सब के अपने अपने यूएसपी भी हैं, लेकिन ये डिसाइड करना बिना ट्राई किए हुए कि इन प्रोडक्ट में कौन सा बेस्ट होगा। तो जितने ज़्यादा वेरिएंट्स अवेलेबल हैं उतने ज़्यादा कस्टमर के माइंड में कन्फ्यूज़न भी क्रिएट रहती है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में ये कैसे हेल्प करेगा वो देखेंगे। अब अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप ये सब बिस्किट्स देखते हैं तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको कौन सा लेना है। एडवर्टीजमेंट में आपको ये बताया जाएगा कि कौन से बिस्किट की क्या स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि ये एक बटर बिस्किट है, चॉकलेट है, क्रिस्पी एंड टेस्टियर है, ये एक लाइट बिस्किट है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कि हमें कौन सा बिस्किट यहाँ पे लेना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे पास इतने वेरिएंट अवेलेबल हैं कि हम बिना ट्राई किए हुए सम टाइम किसी प्रोडक्ट को ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा
प्रोडक्ट बढ़िया होगा, जिससे कि हमारे माइंड में भी उसके रिगार्डिंग काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। अब हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग में हम ये 6 पॉइंट कवर करेंगे, तो चलिए वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। तो ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग का यूज़ किया जाता है किसी न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि आप बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे लेटेस्ट फ़ोन, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न के रिगार्डिंग। तो जब भी कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है कंपनी के थ्रू, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट का यूज़ किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू प्रोडक्ट के लिए ही एडवर्टीजमेंट की जाएगी, जो पहले से मौजूदा प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं मार्केट में, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की जाती है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी नई है या पुरानी है। अब कंपनी ऐसी भी होगी कोई जो 100 साल पुरानी है या 150 साल पुरानी है, कोई कंपनी ऐसी भी होगी जो न्यूली इस्टेब्लिश हुई है। तो कंपनी कोई भी हो, अगर उनके पास प्रॉपर फंड हैं कि वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर सकती हैं, तो वो अपने न्यू प्रोडक्ट को उनको वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस करती हैं अपने कस्टमर के साथ। सेकंड पॉइंट है स्प्रेडिंग अवेयरनेस। इस पॉइंट को इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग में भी कवर किया था, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में हम इसे कवर नहीं करेंगे, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। एडवर्टीजमेंट अवेयर करती है लोगों को कंपनी के नए या मौजूदा प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, जो मार्केट में अवेलेबल हैं या फिर थोड़े टाइम बाद उनके कस्टमर्स को अवेलेबल हो जाएंगी। ये काम करेंगी उनकी किसी नीड या फिर वांट को, जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए या फिर उनकी किसी समस्या के समाधान के लिए। एडवर्टीजमेंट आपको ये बताता है कि प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, क्या मोबाइल फ़ोन है, कार है, कोई एफएमजीसी प्रोडक्ट है, कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, शॉप, आउटलेट एक्सेट्रा, कितने में खरीद सकते हैं, कौन इसे खरीद सकता है और क्यों इसे खरीदा जाना चाहिए, क्यों आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा प्रोडक्ट। ये सब एडवर्टीजमेंट में कवर किया जाता है कि हमारा ये प्रोडक्ट और सर्विस है, यहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, इतने में से खरीद सकते हैं, अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपको ये फ़ायदे इससे होने वाले हैं। थर्ड है ब्रांड बिल्डिंग। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके साथ आप फैमिलियर हैं, जैसे कि कोको कोला, मैकडोनल्ड्स, इन सबको एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है इनके नाम को एक ब्रांड बनाने के लिए। क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी या प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो वो जस्ट एक नाम होता है, उसके बाद जब लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं तो बाद में धीरे धीरे वो अपना एक ब्रांड बन जाता है। फोर्थ पॉइंट है मेंटेन्स द एग्जिस्टिंग मार्केटिंग। कोई भी कंपनी जो हमेशा आगे फ्यूचर के मिशन, विज़न, पॉलिसीज़ को लेके चलती है, उसकी हमेशा फ्यूचर पे ये नज़र रहती है कि आने वाले समय में वो कौन कौन से स्टेप्स लेने वाली हैं, उनके क्या विज़न मिशन होने वाले हैं। इस माइंडसेट के चलते कोई भी कंपनी अपनी करंट पोजीशन को लूज़ नहीं करती है, क्योंकि वो जानती है कि इस समय वो मार्केट में कैसा काम कर रही है और आने वाले समय में उन्हें कैसा काम करना है। कंपनी सक्सेस सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करती है कि वो कैसे एक मार्केट क्रिएट करता है, बल्कि इसके साथ साथ उसे अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करके रखना है और फ्यूचर में ऐसे स्टेप्स लेने हैं ताकि वो अपने मार्केट शेयर का एक्सपेंशन कर सकें। मेंटेन और एक्सपेंशन में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक मार्केट है, इसमें कंपनी का शेयर इतना है, उसके कंपटीटर का इतना है, दूसरे कंपटीटर का इतना है, तीसरे का इतना है, चौथे का इतना है। इसमें ये जो शेयर है कंपनी का, इसे मेंटेन करके रखना है। ऐसा ना हो कि दूसरा कंपटीटर भी यहाँ के इसके कस्टमर अपनी तरफ ग्रैब कर ले। एक्सपेंशन का मतलब है कि इतना शेयर तो कंपनी के पास है मार्केट का, उसे और अपने कस्टमर बेस बढ़ाना है, आने वाले टाइम में उसे यहाँ पे लेके जाना है अपने मार्केट शेयर को, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, कि उसे अपने मार्केट या फिर कस्टमर की ग्रोथ करते रहना है। नेक्स्ट फिफ्थ है एक्वायरिंग कस्टमर्स। एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना नहीं है कि उसे एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है या फिर एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने कस्टमर में कि एक नया प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया है, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें और कस्टमर को भी एक्वायर करना है, जिससे कि कंपनी की ग्रोथ होगी।
अब मान लीजिए कंपनी के पास करंटली इस समय में 100 कस्टमर्स हैं। आने वाले समय में ये कस्टमर बेस 110 हो, उसके बाद 130, उसके बाद 150। तो इस तरह से कंपनी को ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है या फिर अवेयरनेस करनी है, बल्कि उसके साथ साथ उसे और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एक्वायर भी करना है। कस्टमर्स को एक्वायर करना इजी नहीं होता है क्योंकि वो ऑलरेडी हैप्चुअल होते हैं दूसरे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अब जैसे कि मोटरसाइकिल कंपनियों में हीरो कंपनी का मार्केट शेयर और कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा है। अब अगर एक नई कंपनी आती है एबीसी के नाम से और वो अपनी एक मोटरसाइकिल लॉन्च करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर कोई उस बाइक को खरीदेगा, क्योंकि पहले ही कई कस्टमर हीरो के ब्रांड से अवेयर हैं, वो जानते हैं कि इसका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो वहाँ पर कस्टमर्स को उन प्रोडक्ट से स्विच करके अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो एडवर्टाइज़र को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करना पड़ता है अपनी ऑडियंस को, ताकि वो इन्फ्लुएंस हो और अपने ब्रांड को स्विच करें। सिक्स्थ पॉइंट है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएट करना आसान काम नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कंपनी स्टार्ट होती है वो एक नाम से स्टार्ट होती है। जैसे कि रिलायंस, जब रिलायंस स्टार्ट हुई होगी तो ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग से ही इतना बड़ा ब्रांड होगा। धीरे धीरे एडवर्टाइजिंग के थ्रू लोगों को अच्छे प्रोडक्ट वैल्यू क्रिएट करके देने से उन्होंने अपना मार्केट में नाम बनाया। जैसे कि जहां आप रहते हैं उसके आसपास कई दुकानें ऐसी होंगी जो काफ़ी फेमस होंगी, जहां पे आप खाना खाना पसंद करते हैं। कुछ उनमें से फास्ट फूड की होंगी, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, लाइक दैट। वैसे तो वहाँ पे फास्ट फूड की 7 से 8 शॉप्स होंगी, लेकिन आप किसी एक में ही जाना पसंद करते होंगे, या फिर कोई शॉप ऐसी होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, रश रहता है, क्योंकि वहाँ पे लोग उनके फूड को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही एकदम उसके पास दिन का 500 से 600 कस्टमर जाता होगा। स्टार्टिंग में 1-2 होगा, धीरे-धीरे वैल्यू क्रिएशन होता है। इसी तरह एडवर्टाइज़िंग जब आपके प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है, आपका 5-6 कस्टमर बनता है, 10 बनता है, 100 बनता है, 1000 बनता है, लाख बनता है, करोड़ बनता है। इसी तरह धीरे-धीरे एडवर्टाइज़िंग आपके नाम था, उसे ब्रांड बनाती है, उसमें एक वैल्यू क्रिएट करती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं कंपनी के। कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़िंग की हेल्प से बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं, कम कीमत लेते हैं, उस केस में आपकी वैल्यू जल्दी क्रिएट होती है आपके कस्टमर्स के सामने। ऑब्जेक्टिव्स के बाद इस टॉपिक में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में। स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग में हम ये 8 पॉइंट कवर करने वाले हैं, तो चलिए वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, मैसेज। एडवर्टाइजिंग एक मैसेज कैरी करता है अपने प्रोडक्ट का। जहाँ पे मैं प्रोडक्ट वर्ड यूज़ करता हूँ उसमें सर्विस और आइडिया भी इंक्लूड रहता है। तो प्रोडक्ट एक मैसेज कैरी करता है। ये मैसेज विजुअल भी हो सकता है जिसे हम देख सकते हैं, ओरल भी हो सकता है जैसे कि रेडियो, रिटन भी हो सकता है जैसे कि एक न्यूज़पेपर या टेम्पलेट, या फिर ये तीनों ही हो सकते हैं जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन या फिर टेलीविज़न, जिसमें हम सीन कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है। ओरल हम सब सुन सकते हैं, रिटन वहाँ पे टेक्स्ट हम मैसेज रीड भी कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के मैसेज को सिस्टमेटिक या साइकोलॉजिकल मैनर में डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हमारे वो होते हैं जो आने वाले टाइम में हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करने वाले हैं या ख़रीदने वाले हैं। उनको इन्फ्लुएंस करना है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। तो अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो एडवर्टाइजिंग एक मैसेज कैरी करता है प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में और आइडिया के बारे में, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और रीड कर सकते हैं। इसे सिस्टमैटिक और साइकोलॉजिकल मैनर में डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि वो हमारी एडवर्टाइजिंग से इन्फ्लुएंस हो और हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करें। सेकंड पॉइंट है हमारा मीडिया। आज के समय में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया अवेलेबल हैं। मतलब कि कंपनी और एडवर्टाइज़र के पास अपने प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टाइजिंग के लिए
बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म्स के अपनी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कॉस्ट हैं और अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। जब भी कोई एडवर्टाइज़र या कंपनी किसी मीडिया की सिलेक्शन करती है तो वो इस बेस पे करती है कि उसका कस्टमर किस टाइप का है। टाइप ऑफ कस्टमर से मतलब ये है कि उसका टारगेट कस्टमर कौन है। क्या वो एक बोर्न बेबी है, चाइल्ड है, यंग पर्सन है, ओल्ड है, मेल है, फीमेल है। जितने भी कैटेगरीज के कस्टमर हैं वो यहाँ पे टाइप ऑफ कस्टमर में शामिल होंगे जिन्हें एडवर्टाइज़र अप्रोच करने वाला है। और इसके साथ क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास ये कैपेसिटी है कि वो उस कॉस्ट को बेयर कर सकती है। इसके साथ साथ जो भी हमारे टाइप्स ऑफ मीडिया है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं आज के समय में हमारे पास, जहाँ से एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, उन्हें हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन और एडवर्टाइज़र। ये वो पर्सन है जिसे ज़रूरत है एडवर्टीज़मेंट की अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के लिए, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट कंपनी के लिए उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करती है, इंफॉर्मेशन और मैसेज कन्वे करती है उसके टारगेट कस्टमर को, उनके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को इन्फ्लुएंस करती है कि वो उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदें, और हेल्प करती है कंपनी की उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने के लिए। तो आसान भाषा में ऑर्गेनाइजेशन और एडवर्टाइज़र वो होता है जिसके पास अपना एक प्रोडक्ट है, सर्विस है, आइडिया है और वो बेचना चाहता है अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स को। फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज के एट्रीब्यूट्स को कवर करती है। एट्रीब्यूट्स मतलब उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या उसके फीचर हैं। जैसे कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं, सर्फ एक्सेल और दूसरा टाइड। दोनों ही सिमिलर प्रोडक्ट हैं लेकिन इन दोनों के अपने अपने फीचर्स हैं, अपने अपने बेनिफिट्स हैं। ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे इन दोनों प्रोडक्ट की एक टैगलाइन दी है। जैसे कि सर्फ एक्सेल की टैगलाइन है दाग अच्छे हैं, और टाइड की टैगलाइन है टाइड हो तो वाइट हो। यह आपको यहाँ पे PNG के नीचे दिख जाएगा। टाइड की है टाइड हो तो वाइट हो। इसी तरह दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कोई भी ब्रांड लेना है, देखना है उस ब्रांड की क्या टैगलाइन है और वो आपको मुझे कमेंट करनी है। इससे जो बाकी स्टूडेंट्स कमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे उनको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के नेम भी पता चलेंगे और साथ में ये भी पता चलेगा कि किस ब्रांड की क्या टैगलाइन है। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। तो एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के एट्रीब्यूट्स को कवर करती है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि अगर कोई कम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है तो वो सस्ता होगा, ज़्यादा क्वालिटी वाला है, लग्जरी है तो वो महंगा होगा। अब या तो आप क्वालिटी वाली चीज़ ले सकते हैं लेकिन दाम ज़्यादा देना पड़ेगा, कम क्वालिटी वाली चीज़ भी ले सकते हैं कम प्राइस पर लेकिन उसमें आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। इस तरह कुछ नए प्रोडक्ट जैसे लॉन्च होते हैं, जैसे एक नया मोबाइल लॉन्च हुआ, आपने उसे ख़रीदा, यूज़ किया और उसके बाद आपने ये देखा कि ये मोबाइल जल्दी हीट पकड़ता है या फिर हैंग हो जाता है, इसकी प्रोसेसिंग काफ़ी कम है या फिर इसकी बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन होती है। तो इस तरह से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखने को हमें मिलते हैं। एडवर्टाइज़र जब अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं तो एडवर्टाइज़र को ये ध्यान रखना होता है कि वो अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स शो करे, मतलब उसका जो प्रोडक्ट है उसके क्या बेनिफिट हैं और फीचर हैं, लेकिन वो अपने कंपटीटर के सिमिलर प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा सर्फ अच्छा है और टाइड का सर्फ बेकार है। फिफ्थ पॉइंट है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस एडवर्टाइजिंग में, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही होती है जो कि एक एडवर्टाइजिंग को इफ़ेक्टिव और इनोवेटिव बनाती है, जिससे प्रोडक्ट के कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। एडवर्टाइजिंग एजेंसी हेल्प करती है पीपल की, जो हमारे कस्टमर्स हैं, ये अंडरस्टैंड करने में कि जो प्रोडक्ट या सर्विस कंपनी बेचना चाहती है उसके क्या मेरिट और डीमेरिट हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू अवेयर करती है कस्टमर को कंपनीज के प्रोडक्ट के बारे में। एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है जब वो एडवर्टाइजिंग बनाते हैं।
इसके साथ साथ उन्हें एक अच्छे मीडिया और मैसेज की भी सिलेक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई गलती होती है तो ये आपके कस्टमर को नेगेटिवली भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये कुछ कंट्रोवर्शियल ऐड है। इसमें जोमेटो ने अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए इन टर्म्स का यूज़ किया। इसका मतलब है मैक एंड चीज़ और इसका मतलब है बटर चिकन। लेकिन जोमेटो ने यहाँ पे वल्गर टर्म्स का यूज़ किया अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। वहीं दूसरी ओर डव ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए एक पर्सनैलिटी को यूज़ किया और उसने ये बताया कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो आपका कलर इससे यहाँ को चेंज हो जाएगा, मतलब कि आप अपने फेस कलर को वाइट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि क्या ब्लैक स्किन होना अच्छी बात नहीं है? अगर आपको अच्छा दिखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्किन वाइट हो। तो इस तरह से जब भी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टीजमेंट बनाती है तो उसे ये ध्यान रखना है कि वो जो मैसेज कन्वे कर रही है उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े हमारे कस्टमर पे। सिक्स्थ पॉइंट है कंपेटिटर। कंपनी हमेशा अपने प्रोडक्ट को बेटर बताती है अपने कंपेटिटर के प्रोडक्ट से। एक कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट एक ऐसा कैंपेन होता है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग तो करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड हम एक कंपैरिजन भी कर देते हैं अपने प्रोडक्ट के फीचर का अपने कंपेटिटर के प्रोडक्ट के साथ। ये फीचर कंपैरिजन प्राइस पे भी बेस हो सकता है या फिर क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे, या किसी तरह का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो वहाँ पे हम जब एक कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग देखते हैं तो वहाँ पे ये नहीं है कि कोलगेट ये कहता है कि क्लोजअप में ये कमियां हैं, मेरे में ये अच्छी बात है। वो हमेशा एक वर्चुअल या फिर रफ टूथपेस्ट लेते हैं जिसपे किसी भी कंपटीटर के ब्रांड का नाम मेंशन ना हो। वहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे उसका प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंट है। जैसे कि अगर आपने कोलगेट की ऐड देखी हो तो वहाँ पे अगर कोई लड़का है जो ब्रश करता है अपने टीथ को तो उसे एक सडन पेन होती है और उसके बाद नेक्स्ट एक कंपैरिजन स्टेज में चला जाता है कि क्या आपके कोलगेट में नमक है, क्या उसमें साल्ट है, नहीं। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो जाता है कि कैसे वो दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन अच्छा है और उसमें एक्स्ट्रा क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से एक कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट की जाती है, लेकिन उसमें कभी भी कंपटीटर के ब्रांड को शो नहीं किया जाता है। एक वर्चुअल प्रोडक्ट बना दिया जाता है जिसे एक ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। सेवंथ है आर्ट एज वेल एज साइंस। एडवर्टीजमेंट में आर्ट और साइंस दोनों फीचर्स होते हैं। आर्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं, वो उसमें क्रिएटिविटी डालते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं कि एडवर्टीजमेंट किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से हम अपने मैसेज को कन्वे करें अपने कस्टमर के साथ जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हो, वो उसे देखना पसंद करें। आपकी भी कुछ ऐसी एड्स होंगी जिसे आप बार बार देखना पसंद करते हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं। तो अगर ऐसी कुछ एड्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम ये देखें कि ऐसी कौन सी ऐड है जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स की एक कॉमन है जिसे वो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। दूसरी ओर साइंस में हम नंबर ऑफ़ मीडिया का यूज़ करते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ब्लॉग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। टेक्नोलॉजी, मेथड और टेक्निक का यूज़ करते हैं किसी एडवर्टीजमेंट को बनाने के लिए। 8 पॉइंट है एक्टिविटीज़। एडवर्टाइजिंग पहले तो एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और आगे भी काफ़ी लंबे समय तक ये चलती रहेगी। इसके साथ साथ इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड रहती हैं, जैसे कि मास कम्युनिकेशन जो कि एक मैसेज कैरी करता है, इम्प्रेशंस डेवलप होते हैं, इमेज बिल्ड करता है, ऐसे ही सो ऑन। बहुत सी एक्टिविटीज़ एक एडवर्टाइजिंग के अंदर इंक्लूड होती है और ये एक्टिविटी एक एडवर्टाइज़र के द्वारा इकोनॉमिकली, इफ़ेक्टिवली और रेगुलरली परफॉर्म होती रहती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग में हम ये 6 पॉइंट कवर करेंगे, तो चलिए वन बाय वन इन सबको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट।
एडवर्टाइजिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि एडवर्टाइजिंग की हेल्प के बिना कोई भी अवेयर नहीं होगा कि कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया गया है। अगर आप किसी शॉप या आउटलेट को विजिट करते हैं तो वहाँ पे आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट इस समय ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन अगर हम बिग सिनेरियो की बात करें तो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स को अवेयर करती है नए प्रोडक्ट्स के बारे में। एडवर्टाइजिंग एनकरेज करती है पीपल को कि वो इस नए प्रोडक्ट के बारे में जाने कि प्रोडक्ट क्या है, फीचर्स, कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं इसके, और बाद में वो इस चीज़ का डिसीज़न ले कि क्या ये प्रोडक्ट उनके इंटरेस्ट को मैच करता है और उन्हें वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज मार्केट। मैन्युफैक्चरर या फिर एडवर्टाइज़र जिसके पास अपना एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस है, वो एडवर्टाइजिंग की हेल्प से अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सकता है। एडवर्टाइजिंग की हेल्प से मैन्युफैक्चरर या एडवर्टाइज़र के लिए नई मार्केट ओपन होती है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल कर सकता है। तो एडवर्टीजमेंट ना सिर्फ आपके लिए नए नए कस्टमर्स क्रिएट करती है बल्कि वो आपकी लोकेशंस को एक्सपेंड करने में भी कंपनी की हेल्प करती है। जैसा कि मान लेते हैं कि किसी सिटी में एक कंपनी ओपन होती है, बाद में वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करती है अनदर सिटीज़ तक, उसके बाद स्टेट लेवल पे, देन और स्टेट्स तक इसे एक्सपेंड करती है, देन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक अपने बिजनेस को लेके जाती है। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से ही वो कर सकती है। थर्ड पॉइंट है मास सेल। अब एडवर्टाइजिंग की हेल्प से मास प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। वो कैसे? मान लीजिए कि आपकी एडवर्टीजमेंट पहले 10 कस्टमर्स को ही कवर कर पाती थी, अब आपने अपनी एडवर्टीजमेंट का बजट बढ़ाया, आपने और एडवर्टीजमेंट की, अब वो 20 कस्टमर्स तक पहुंची, देन 30, 50, 100 लाख करोड़। तो अगर एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होगी तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपका प्रोडक्शन और बड़े लेवल पे होगा जिससे कि आपकी सेल भी बढ़ेगी। एडवर्टीजमेंट और सेल्स में एक डायरेक्ट लिंक होता है, जितनी ज़्यादा आप एडवर्टीजमेंट करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल होती है। फोर्थ है कीप द कम्पिटिटिव स्पिरिट अलाइव। एडवर्टाइजिंग की हेल्प से आप अपने कंपटीटर को भी टक्कर देते हैं। मान लीजिए कि आपके कंपटीटर के पास इस समय स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, लेकिन आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू अच्छा प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे अवेलेबल करवाते हैं तो धीरे धीरे एडवर्टाइजिंग बाकी कस्टमर्स को भी आपके प्रोडक्ट की तरफ ग्रैब करेगी। एडवर्टाइजिंग आपके प्रोडक्ट को आउट ऑफ द ग्रुप रखता है, मतलब कि आपके कंपटीटर हैं 6-7 जो एफएमजीसी प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर व्हीकल्स बेचते हैं, तो उन सब के मुकाबले एडवर्टीजमेंट अगर आप ज़्यादा करते हैं, प्रोडक्ट आपके ज़्यादा सेल होते हैं, तो आप अपने कंपटीटर से एक स्टेप आगे रहेंगे। एक परफेक्ट एडवर्टीजमेंट वो होती है जो हेल्प करती है कंपनी को अपने ब्रांड को कंपटीटर के मुकाबले उठाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है क्रिएट्स गुडविल। एडवर्टाइजिंग आपकी गुडविल बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एक सेंट्रल रूट है जिसमें ऑडियंस जो आपके कस्टमर हैं वो आपके ब्रांड और प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होते हैं। अगर कंपनी एडवर्टीजमेंट पे अच्छा एक्सपेंडिचर करती है, इसका मतलब कि उसके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होंगे उनके बारे में, जिससे कि कंपनी की डिमांड, सेल, प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे और इससे कंपनी की गुडविल डे बाय डे इंक्रीज होती रहेगी। सिक्स्थ पॉइंट है कंज्यूमर अवेयरनेस। एडवर्टाइजिंग एजुकेशनल और डायनेमिक रोल प्ले करती है। ये कस्टमर को एजुकेट करती है न्यू प्रोडक्ट के बारे में और उनकी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। इससे कस्टमर्स को ये हेल्प मिलती है कि जितने भी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में वो उन सब के बारे में अवेयर होते हैं और ये डिसीज़न लेते हैं कि उनमें से कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए फिट रहेगा, क्योंकि हर कस्टमर का अपना एक टेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मुझे पसंद है सेम वही प्रोडक्ट आपको पसंद होगा। ये डिपेंड करता है पर्सन टू
पर्सन कि आपका टेस्ट कैसा है हर प्रोडक्ट को लेकर। तो एडवर्टीजमेंट आपकी हेल्प करेगी आपके लिए राइट प्रोडक्ट चूज़ करने के लिए। जैसा कि कोलगेट की अगर आप एड्स देखेंगे तो ज़्यादातर उनमें बताया जाता है आपके दांतों की प्रोटेक्शन के बारे में, कि वो आपके दांतों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, उन्हें स्ट्रोंग रखेंगे। क्लोजअप की ऐड आती है फ्रेशनेस के लिए, कि अगर आप क्लोजअप करते हैं तो वो आपके माउथ को 24 आवर्स तक फ्रेश रखता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी कस्टमर को कोलगेट पसंद है तो सभी को वही पसंद होगा, किसी की चॉइस क्लोजअप की भी हो सकती है। तो ये डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कौन से प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है अपने टेस्ट या फिर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो इसमें हम ये 6 पॉइंट कवर करने वाले हैं, वन बाय वन चलिए इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजिंग को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट कभी भी इमीडिएट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट को 100 लोगों तक पहुंचाया और 100 के 100 कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के टोटल बजट का कुछ हिस्सा एडवर्टाइजिंग कवर करता है। मतलब कि अगर कंपनी के पास टोटल कैपिटल 50 रुपये है तो उसमें से 10 से 15 रुपये वो अपनी एडवर्टाइजिंग पे खर्च करती होगी। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट में लार्ज अमाउंट पे इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका रिज़ल्ट हमें इमीडिएट देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए कोलगेट की एडवर्टीज़मेंट 12 मंथ कंटिन्यू चलती रहती है क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कुछ इंटरवल के बाद हमें दोबारा ख़रीदना पड़ता है। दूसरी ओर मोबाइल, जब भी एक लेटेस्ट मॉडल आता है मोबाइल का तभी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट हमें हर पोर्टल पे देखने को मिलती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत पुराने फ़ोन की एडवर्टीज़मेंट देखने को मिल रही है। तो मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी एडवर्टीज़मेंट तब की जाती है जब इनमें कुछ लेटेस्ट फीचर्स आते हैं या लेटेस्ट मॉडल्स आते हैं, और उस समय इनमें इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत ज़्यादा की जाती है। सेकंड पॉइंट है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। ये एक मेजर ड्रॉबैक देखने को मिलता है हमें एडवर्टाइजिंग में, जहां आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वैसा दिखाया नहीं जाता है, उसमें कुछ अनरियल और फॉल्स बेनिफिट दिखाए जाते हैं प्रोडक्ट के, और बाद में जब आप उस प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं तब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो एडवर्टीजमेंट में बताए गए प्रोडक्ट से डिफरेंट है। चलिए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जब आप पिज़्ज़ा की एडवर्टीजमेंट देखते हो तो उसमें ऐसे बताया जाता है कि उसमें चीज़ आपको भर भर के मिलेगा, जबकि एक्चुअल रियलिटी में जब वो एडवर्टीजमेंट बनाई जाती है तो कुछ इस तरह से बनाई जाती है। यहाँ पे ग्लू लगाया जाता है पिज़्ज़ा के स्लाइस के बीच में, ताकि जब बाद में उस स्लाइस को उठाया जाए तो यहाँ पे आपको चीज़ भर भर के दिखाई दे। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज्ड कॉस्ट। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, एडवर्टाइज़र या कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है उसके लिए उसे लार्ज कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। एडवर्टाइजिंग पे लाखों और करोड़ों में खर्चा होता है। इससे प्रोडक्ट के एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं। अब उन खर्चों को पूरा करने के लिए जो कंपनी का लाखों और करोड़ों का खर्चा हुआ है उसकी कंपनी को भरपाई भी तो करनी है। उसके लिए वो प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज करते हैं, क्योंकि कोई भी गुड एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चरर अपनी पॉकेट से एक्सपेंसेस पे नहीं करने वाला है। इसलिए एडवर्टाइजिंग से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में अननेसेसरली हाइक लग जाती है। अब मान लीजिए कि प्रोडक्ट हमारा है 3 रुपए का, एडवर्टाइजमेंट भी की है कंपनी ने, लाखों करोड़ों लगे हैं, उसको भी कवर अप करना है तो उसके लिए उस प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपए रख दिया जाता है। अब इस एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट कंज्यूमर को पास कर दी जाती है हाई प्राइसेस लगाकर। फोर्थ पॉइंट है एडवर्टाइजिंग हेल्प टू
सेल बैड प्रोडक्ट। इसमें सबसे पहले मैं आपको लाइन को रीड करके बताता हूँ। यूजुअली मिरेकल प्रोडक्ट दैट क्लेम दे कैन क्योर रैपिडली एवरीथिंग फ्रॉम बैड ब्रीथ आर हैविली एडवर्टाइज्ड। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। मिरेकल प्रोडक्ट कि कुछ अलग ही कर देंगे, ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में हमसे पहले। फ्रॉम बैड ब्रीथ मतलब कि बुरे से बुरा, मतलब जो भी बुरी चीज़ है उसको भी हम सही कर देते हैं, ऐसा ये मिरेकल प्रोडक्ट है। इसकी एक एग्जांपल हो सकती है कि अगर किसी की स्किन का या फेस का कलर ब्लैक है तो वो बताएंगे कि हमारी क्रीम आपको 1 हफ्ते में बिल्कुल गोरा कर देगी। या फिर कुछ परफ्यूम्स की लड़कियां आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी अगर आपको कोई देखता नहीं है। या फिर अगर आप ये प्रोटीन हमसे लेंगे तो आपके मसल बिल्ड होंगे, लड़कियां आपको देखेंगी। ऐसे प्रोडक्ट जो एक्चुअल में होते नहीं है, एग्जिस्टेंस ऐसी है नहीं जैसा कि उन्हें बताया जाता है। तो कंज्यूमर की चॉइस ऐसी एडवर्टीजमेंट से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही कुछ ऐसे हैं। इन्हें मिरेकल प्रोडक्ट इसलिए कह सकते हैं हम क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। वो क्लेम ऐसे करेंगे कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं, और वो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कर सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन वाइट हो, बॉडी ग्रो करे, वेट ज़्यादा हो, या अगर कोई बहुत मोटा है तो उसे हफ्ते 2 हफ्ते में अपना फैट बर्न करना है। तो ऐसे प्रोडक्ट कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरी साइड हम ये देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट कंपटीशन को ख़त्म कर देता है अपने कंपटीटर के साथ, क्योंकि दूसरी कंपनी ऐसे भी होती हैं जो अभी स्टार्ट हुई हैं या मिडिल में हैं, जिनके पास कैश क्रंच है, तो वो कंपनी एडवर्टाइज नहीं कर पाती है अपने प्रोडक्ट को। बिग इंडस्ट्रियल और जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके पास ह्यूज बजट होता है, तो उनके लिए काफ़ी आसान होता है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट करना। तो अगर ऐसे बिग इंडस्ट्रीज़ या मैन्युफैक्चरर हैं जिनके प्रोडक्ट हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं या क्वालिटी में इतने अच्छे नहीं हैं, और वहीं दूसरी ओर कोई छोटी कंपनीज़ हैं उनके प्रोडक्ट थोड़े आपको चीप भी मिलेंगे और क्वालिटी में बहुत अच्छे मिलेंगे, तो वो पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स को कई बार महंगे दाम पे थोड़ी चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो आप इसे दो तरह से इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब बिग इंडस्ट्रीज़ का एक एग्जांपल ले सकते हैं हम मैगी का। मैगी को कुछ साल पहले बैन कर दिया गया था क्योंकि उसमें लिमिट से ज़्यादा लेड और MSG की क्वांटिटी पाई गई थी। तो ऐसा नहीं है कि जो स्मॉल कंपनीज़ हैं वही आपको बैड प्रोडक्ट बेच सकती हैं, बिग इंडस्ट्रीज़ भी आपको बैड प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं। फिफ्थ पॉइंट है वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। ये पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रोडक्ट्स का अपना एक लाइफ पीरियड होता है, लेकिन डे बाय डे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं डिफरेंट कंपनी के थ्रू, जिसमें माइनर से चेंजेस किए जाते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज में। अब ये प्रोडक्ट अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को कि वो न्यू प्रोडक्ट को परचेज करें या फिर रिप्लेस करें अपने ओल्ड प्रोडक्ट के साथ। ज़्यादातर कस्टमर उस प्रोडक्ट के नॉर्मल पीरियड से पहले ही उस प्रोडक्ट को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं मोबाइल्स की। मोबाइल्स में अगर हम देखते हैं डे बाय डे लेटेस्ट मॉडल निकलते हैं कुछ इंटरवल्स के बाद। तो अगर कोई नई कंपनी का नया मॉडल आता है जिसमें कुछ माइनर से चेंजेस हैं, मान लीजिए कि पिछला मॉडल था उसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा था, अगले में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, और उसी के साथ साथ अगर बैटरी पहले 4000 mAh थी, नेक्स्ट में आपको 6000 mAh दे दी जाती है। तो ये माइनर से चेंजेस में भी आप सोचेंगे कि मुझे अपना ये पुराना मोबाइल बेच के ये नया मोबाइल लेना है क्योंकि इसके फीचर्स पुराने मोबाइल से ज़्यादा अच्छे हैं। 6 पॉइंट है सर्वाइवल ऑफ स्मॉल कंपनीज। एडवर्टीजमेंट काफ़ी मुश्किल कर देती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोसाइटी में आगे बढ़ना। उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने कस्टमर को अवेयर करने के लिए उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिगार्डिंग, क्योंकि बिग प्लेयर मतलब जो बड़ी कंपनीज़ हैं, MNCs हैं, उनका काफ़ी बड़ा शेयर होता है मार्केट में, जिसकी वजह से वो आसानी से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में
लॉन्च नहीं कर पाते हैं, सेल नहीं कर पाते हैं। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो एडवर्टाइजिंग की मेनली ये 4 टाइप्स हैं: बेस्ड ऑन मीडिया, बेस्ड ऑन जियोग्राफिक एरिया, बेस्ड ऑन टारगेट ऑडियंस, बेस्ड ऑन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। तो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। मीडिया, जियोग्राफिक एरिया, टारगेट ऑडियंस, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, ये 4 मेनली टाइप्स हैं एडवर्टाइजिंग की। देन आगे इन टाइप्स को कैटेगराइज किया गया है मीडिया में, जैसे कि प्रिंट, आउटडोर, ब्रॉडकास्ट। इसके बाद जियोग्राफिक एरिया में 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है, टारगेट ऑडियंस में 4 तरह से कैटेगराइज किया गया है, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग में अगेन 4 तरह से कैटेगराइज किया गया है। मीडिया के अंदर अगेन इन्हें सब कैटेगराइज भी किया गया है। तो टेबल के फॉर्मेट को आप अच्छे से याद कर लें कि कौन सी किसकी कैटेगरी है, ताकि हम आसानी से इसे आगे समझ पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं मीडिया से। मीडिया में हमने जैसे कि देखा 3 टाइप्स हैं। तो चार्ट पे जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं: प्रिंट, आउटडोर और ब्रॉडकास्ट। तो इन्हें अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रिंट एडवर्टाइजिंग को देखेंगे कि उसके नीचे कौन सी सब कैटेगरीज हैं। उसके बाद आउटडोर एडवर्टाइजिंग में कौन सी सब कैटेगरीज हैं। देन लास्ट में ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग में कौन सी सब कैटेगरीज हैं। जैसे कि अगेन अगर मैं चार्ट पे आता हूँ तो प्रिंट में ये सब कैटेगरीज हैं इसकी, आउटडोर में ये सब कैटेगरीज हैं, ब्रॉडकास्ट में ये सब कैटेगरीज हैं। तो इन्हें स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम मीडिया को कवर करेंगे, ये सारी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफिक एरिया पे, जहाँ पे हम ये 3 कैटेगरीज स्टडी करेंगे। फिर हम जाएंगे टारगेट ऑडियंस पे, जहाँ पे हम ये 4 कैटेगरीज स्टडी करेंगे। एंड देन जाएंगे इंटरनेट एडवर्टाइजिंग पे, जहाँ पे अगेन हम ये 4 कैटेगरी स्टडी करेंगे। तो मीडिया की पहली कैटेगरी है प्रिंट एडवर्टाइजिंग। प्रिंट में ये 4 उसकी सब कैटेगरीज हैं। तो इसे 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला है न्यूज़पेपर। मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि न्यूज़ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो न्यूज़पेपर एक सीरियल पब्लिकेशन होता है, कुछ दिन छोड़ के ये डेली बेसिस पे पब्लिश होता है। तो न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पब्लिश होता है। कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जब न्यूज़पेपर को पब्लिश नहीं किया जाता है। इसमें करंट इवेंट और जर्नल इंटरेस्ट की न्यूज़ शामिल होती है। करंट इवेंट जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या अप डाउन्स आ रहे हैं। जर्नल इंटरेस्ट में कोई स्टोरीज, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी एक्सेट्रा के बारे में बताया जाता है। ये मास कम्युनिकेशन का एक पावरफुल मोड है जो कि फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह से अवेलेबल होता है। सेकंड मैगजीन है। तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं मैगजीन्स किस तरह से आपको दिखाई देती हैं। मैगजीन को पब्लिश किया जाता है प्रिंटेड फॉर्म या फिर ऑनलाइन बेसिस पे, जो कि पीरियोडिकली बेसिस पे आपको अवेलेबल होती हैं। ज़्यादातर मैगजीन पब्लिश की जाती हैं मंथली, वीकली और क्वार्टरली बेसिस पे। तो इसे पेपर कवर की हेल्प से बनाया जाता है और इसमें एसे, स्टोरीज, पोइम एक्सेट्रा इंक्लूड रहते हैं, जो कि काफ़ी राइटर्स के द्वारा लिखे जाते हैं। थर्ड है ब्रोशर्स। ब्रोशर्स देखने में कुछ इस तरह से होते हैं। अगर पहले आप कभी इसके साथ इंटरेक्ट हुए हैं तो ब्रोशर्स एक प्रमोशनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट या फिर उसकी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसके पब्लिक के सामने। ब्रोशर में पिक्चर और डाटा होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी पिक्चर्स हैं और ये डाटा मतलब टेक्स्ट जो रिटन है। तो इसमें पिक्चर्स और डाटा होता है जो कि हेल्प करता है पब्लिक की कंपनी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए। नेक्स्ट है फ्लायर्स। ये देखने में कुछ इस तरह के होते हैं। फ्लायर्स ज़्यादातर एक सिंगल शीट होती है जो कि अनफोल्डेड होती है। वैसे तो अगर आप चाहें तो फोल्ड करके इसे कितना भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन कंपनी की साइड से जब ये प्रिंट फॉर्म में आता है तो ये अनफोल्डेड होता है, आपको ये सिंगल पेज मिलता है। इसमें या तो एक साइड या फिर दोनों साइड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट किया जाता है। ज़्यादातर फ्लायर को 8.5 बाय 11 के पेपर साइज़ में प्रिंट किया जाता है ताकि इसकी कॉस्ट लो हो। लेकिन अगर आप चाहें तो फ्लायर को किसी भी साइज़ में क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं ताकि वो हैंडल करने में ज़्यादा इजी हो। तो जस्ट ये एक सिंगल पेपर है जिसकी या तो सिर्फ आगे वाली साइड प्रिंट होगी या फिर दोनों ही साइड प्रिंटेड होंगी। मीडिया की सेकंड कैटेगरी है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, जिसमें ये 4 सब कैटेगरीज हैं। पहला है बिलबोर्ड। आपने रोड साइड पे बड़े बड़े पोस्टर्स देखे होंगे कई बार, जिसमें कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट करती हैं। तो बिलबोर्ड एक जाइंट पोस्टर होते हैं जो कि असेसेबल लोकेशंस पे डिस्प्ले किए जाते हैं। असेसेबल लोकेशन जहाँ पे कंपनी ईजिली अपने टारगेट कस्टमर्स को कैच कर पाए।
कंज्यूमर भी कई बार ये एडमिट कर चुके हैं कि रोड साइड ऐड पे वो मैसेज देखना पसंद करते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि बिलबोर्ड ज़्यादा अच्छा तरीका है सेल्स कन्वर्जन के लिए। बिलबोर्ड ज़्यादातर उन्हीं एरिया पर अच्छे से काम कर पाता है जहाँ पे हाईवे या फिर ट्रैफिक एरिया ज़्यादा होता है। सेकंड है पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। तो कई बार आप देखेंगे कि कैशियर काउंटर पे जहाँ आप बिलिंग करवाने वाले हैं, जो भी आप सामान खरीदते हैं, वहाँ आपको कई प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर ये बिलिंग काउंटर है, तो बिलिंग काउंटर पे आप यहाँ पे देखेंगे कुछ आइटम्स रखी हुई हैं, तो इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स डिस्प्ले। और ये एफिशिएंट और हार्मलेस लास्ट मिनट परचेज का बढ़िया तरीका है। तो जैसे आप कैशियर काउंटर पे बिलिंग करवाने लगते हैं, वैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं, कैंडीज़, चॉकलेट, बिस्किट्स, हालांकि आप उन्हें खरीदने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें खरीद लेते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने का, मिनिमम अमाउंट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स के। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े, बस आपके कैशियर काउंटर पे सामान पड़ा था, कस्टमर को उसमें से जो सामान अच्छा लगा वो उसने परचेज़ किया। तो ये किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। नेक्स्ट है रिटेल एडवर्टाइजिंग। ये आपने काफ़ी बार देखा होगा, अप टू 30% ऑफ, 50% ऑफ, सेल सेल सेल। तो अगर आप चाहते हैं कि बायर कंटिन्यू शॉपिंग करता रहे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज़ कीजिए, जैसे कि स्टोर्स या फिर शॉपिंग सेंटर्स। तो ये कोई भी रिटेल या फिर रिटेल आउटलेट्स हैं, वो सब रिटेल एडवर्टाइजिंग में कवर होते हैं। कस्टमर की ऑलरेडी ये मेंटेलिटी है कि वो किसी प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है, क्योंकि अगर वो किसी रिटेल आउटलेट पे जाता है, इसका मतलब वो किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए ही जा रहा है। और उसी सिचुएशन में अगर वो ये ऑफ़र्स देखता है कि सेल लगी है या अप टू 30% 50% ऑफ है, तो ये सिचुएशन एक एडवांटेज देती है रिटेल आउटलेट्स को। नेक्स्ट है गरिल्ला एडवर्टाइजिंग। गरिल्ला एडवर्टाइजिंग अनकन्वेंशनल वे है मार्केटिंग का। ये एक शॉकिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है जब भी आप एडवर्टीजमेंट करते हैं अपनी प्रोडक्ट की। इस तरह की मार्केटिंग टेक्निक में अगर आप अपने कस्टमर्स को एंगेज करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी एग्जिस्टिंग आइटम पब्लिक में इंट्रोड्यूस करनी है और उसे इन्वायरमेंट में ऐड करना है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये रोड है, रोड पे मैकडोनल्ड्स ने अपने लोगों को प्रिंट करवाया है। तो एक मार्केटिंग टेक्निक को उसने यूज़ किया है अपने कस्टमर्स के साथ एंगेज करने के लिए। मीडिया की ये तीसरी कैटेगरी है ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग, जिसमें हम ये दो सब कैटेगरीज अंडरस्टैंड करेंगे। पहला है टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग। आप इसके साथ काफ़ी फ्रेंडली होंगे। जब भी आप कोई न्यूज़, मूवी, सीरियल देखते हैं, तो उसके बीच में जब भी ब्रेक आती है, तो ब्रेक के बीच में आप काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसे कहते हैं टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग। टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग में किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताया जाता है, जो कि कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक हो सकती है। टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग दूसरे प्रमोशन के तरीकों से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसमें एडवर्टाइज़र सबसे पहले एडवर्टाइजिंग को प्रोड्यूस करता है, या तो खुद से या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी की हेल्प से, और उसके बाद उसे जिस चैनल पे अपनी एडवर्टीजमेंट को दिखाना होता है, उन्हें वो पे करता है, और उसके बाद अपनी एडवर्टीजमेंट को टेलीविज़न के ऊपर अपने टारगेट कस्टमर्स को कम्युनिकेट करता है। सेकंड है रेडियो एडवर्टाइजिंग। जैसे एडवर्टाइज़र टेलीविज़न पे अपनी एडवर्टीजमेंट को दिखाने के लिए पेमेंट करता है, वैसे ही कुछ एडवर्टाइज़र रेडियो एडवर्टाइजिंग पे फोकस करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। एडवर्टाइज़र इसमें कमर्शियली रेडियो स्टेशन को पेमेंट करता है, और बदले में वो रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं उसकी एडवर्टीजमेंट को, जो भी कस्टमर उस समय रेडियो सुन रहे होते हैं। तो इसे कहते हैं रेडियो एडवर्टाइजिंग। तो दोबारा चार्ट पे आते हैं। टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग में हमने मीडिया टाइप में 3 कैटेगरीज को कवर किया, और इसके अंदर जो उनकी सब कैटेगरीज हैं उनको स्टडी किया। अब हम इसकी दूसरी टाइप ज्योग्राफिक एरिया में 3 सब कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। तो ज्योग्राफिक एरिया के अंदर ये 3 सब कैटेगरीज हैं, ग्लोबल, नेशनल और लोकल। सबसे पहला है ग्लोबल एडवर्टाइजिंग। ग्लोबल एडवर्टाइजिंग वो होती है जिसमें हम डिफरेंट कंट्रीज़ के कस्टमर्स को कवर करते हैं। जब भी कोई कंपनी एंटायर वर्ल्ड को एक मार्केट समझती है, या फिर वो एंटायर वर्ल्ड तक अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कवर कर लेती है, और वो एंटायर वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट करती है, तब उसे कहते हैं ग्लोबल एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है लोकल मार्केट और दूसरी कंट्री की मार्केट में, क्योंकि अब
कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंटरनेशनल मार्केट को कवर कर चुके हैं। ये एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइज़र तब यूज़ करता है जब उसे कुछ प्रोडक्ट ह्यूज क्वांटिटी में सेल करने पड़ते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को। वो सेम प्रोडक्ट को सारी कंट्री और स्टोर में सेल करता है। तो इसे कहते हैं हम ग्लोबल एडवर्टाइजिंग, जब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्टेन प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को ऑल ओवर द कंट्री सेल करता है। ग्लोबल एडवर्टाइजिंग में हम एग्जांपल ले सकते हैं पार्ले जी का, जो कि सेम प्रोडक्ट ऑल ओवर द कंट्री या फिर स्टोर्स पे सेल किया जाता है। सेकंड है नेशनल एडवर्टाइजिंग। ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट किसी भी कंपनी या फिर ब्रांड के रिलेटेड जो कि हम ज़्यादातर देखते हैं नेशनल या फिर रीजनल मीडिया में, उसे हम कहते हैं नेशनल एडवर्टाइजिंग। जो कि एक नेशन कंट्री के अंदर अंदर हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वो नेशनल एडवर्टाइजिंग कही जाती है। नेशनल एडवर्टाइजिंग का पर्पस होता है कस्टमर्स को अवेयर करना कंपनी और ब्रांड के बारे में, उसके प्रोडक्ट सर्विसेज के फीचर, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस के बारे में। इसकी काफ़ी अच्छी एग्जांपल हो सकती है लाइफ बॉय, लक्स, डव, पेयर्स, डेटोल, जो कि नेशनल लेवल पे एडवर्टाइज़ किए जाते हैं। थर्ड है लोकल एडवर्टाइजिंग। लोकल एडवर्टाइजिंग वो होती है जिसमें कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच करती है उनके टारगेट ऑडियंस की जो कंपनी की लोकेशन के पास होते हैं। कंपनी लोकल एडवर्टाइजिंग का यूज़ तब करती है जब वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है जो कि उनके कंपनी की नियर बाय लोकेशन पे रहते हैं। इस तरह की एडवर्टीजमेंट स्पेसिफिक एरिया में ही काम करती है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा नेशनल है तो उसमें सारी कंट्री कवर होती है, ग्लोबल है तो उसमें नंबर ऑफ कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं, लेकिन लोकल है इसमें कोई स्पेसिफिक एरिया ही होता है। लेकिन ये ज़्यादा कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करती है क्योंकि ये आसपास के पर्टिकुलर एरिया के कस्टमर या फिर लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है, जैसे कि वेरका और अमूल के डेयरी मिल्क प्रोडक्ट। तो ये लोकल एडवर्टाइजिंग के थ्रू नियर बाय कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। टाइप्स में हम मीडिया और ज्योग्राफिक एरिया को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा टारगेट ऑडियंस, और इसमें ये हमारी 4 सब कैटेगरीज हैं। टारगेट ऑडियंस के बेस पे हमारी कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग है, बिजनेस टू बिजनेस, प्रोफेशनल, एग्रीकल्चर एडवर्टाइजिंग है। सबसे पहला है कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग में हम इंक्लूड करते हैं डिफरेंट सेगमेंट या फिर ग्रुप ऑफ सेगमेंट को, जैसा कि चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, मिडिल एज, सीनियर या फिर सबके लिए। जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट है तो मिल्क प्रोडक्ट सभी एज या फिर ग्रुप ऑफ सेगमेंट के लिए हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं डाइपर की तो डाइपर सिर्फ चाइल्डहुड के लिए होता है। बिजनेस टू बिजनेस है, जैसे कि इंश्योरेंस, ट्रैवल सर्विसेज, हेल्थ केयर, HR, फैक्टरिंग, लीजिंग एक्सेट्रा। इसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फैक्टरिंग और लीजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इस पर एक अलग से वीडियो बना के मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। थर्ड है प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो कि प्रोफेशनल्स को टारगेट करती हैं। प्रोफेशनल जैसे कि फिजिशियन, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर्स, इन्हें इनकरेज करना ताकि वो अपने बिजनेस ऑपरेशन या फिर जो भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहे हैं उनमें वो कंपनीज के प्रोडक्ट का यूज़ करें। फोर्थ है एग्रीकल्चर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टीजमेंट जो कि टारगेट करती है फार्मर्स को, जैसे कि वो सीड्स की परचेस करें, ट्रैक्टर या फिर कोई भी अदर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, तो जिसमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर एडवर्टाइजिंग। अब टाइप्स में हमारी लास्ट टाइप है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, जिसमें हम ये 4 कैटेगरीज कवर करेंगे। पहला है वेब बैनर एडवर्टाइजिंग। जैसे कि आप बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग देखते हैं जो कि रोड के साइड में यूज़ किए जाते हैं, सेम उसी तरह की ये टाइप है जिसे हम कहते हैं बैनर एडवर्टाइजिंग। ये वेब में यूज़ की जाती है। जैसे कि अगर आप गूगल पे कोई सर्च करते हैं, किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप उसमें कई तरह की एड्स देखते होंगे, तो जब उसमें एक हॉरिजेंटल एडवर्टाइजिंग की लेयर आप देखते हैं जो कि या फिर बिल्कुल टॉप पे होगी या फिर बॉटम में होगी किसी भी वेब पेज के, तो वो वेब बैनर एडवर्टाइजिंग होती है। अब जैसे कि यहाँ पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल के नीचे ये देखिए एक ऐड है अमेज़ॉन की, तो ये है वेब बैनर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है कॉन्टेक्सचुअल एडवर्टाइजिंग। कॉन्टेक्सचुअल एडवर्टाइजिंग एक टारगेट फॉर्म ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग है। इसमें एडवर्टीजमेंट अपने आप ही ऑटोमेटेड सिस्टम द्वारा आपको दिखाई जाती है। ये किस तरह से दिखाई जाती है, कैसे आपका ऑटोमेटेड सिस्टम ये
देखता है कि आपको कौन सी एडवर्टीज़मेंट दिखानी है। तो ये डिपेंड करता है उस कंटेंट पर जो भी कोई पर्टिकुलर यूज़र देखता है। जैसे कि अगर आपको कोई मोबाइल लेना है, आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, मोबाइल सर्च करते हैं, लेकिन आप उसे खरीदते नहीं हैं। तो जैसे अब आप कोई गेम खेलते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे उस मोबाइल की एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है, जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजिंग। तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम करता क्या है, ये आपके कीवर्ड्स को स्कैन करता है, जो भी टेक्स्ट आप फिल करते हैं वेबसाइट पे, जिसके बारे में कोई भी कस्टमर सर्च करना चाहता है, और फिर उसके बारे में बाद में ये टेक्स्ट को मैच करता है और एडवर्टीजमेंट सेंड करता है जो भी उसे देख रहा है। तो इसमें गूगल एडसेंस सबसे पहला है जिसने अपने 74 कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजिंग वेंचर को लॉन्च किया था। थर्ड है ब्लॉग एडवर्टाइजिंग। ब्लॉग एडवर्टाइजिंग सिंपली क्या है कि एडवर्टीजमेंट प्लेस करनी है आपको ब्लॉग के ऊपर। ब्लॉग में आपको रनिंग बैनर, टेक्स्ट एडवर्टाइजिंग दिखाई जाती है जो कि टॉप में, साइड बार में या फिर फुटर पे होती है। ब्लॉग एडवर्टाइजिंग आज के समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। एडवर्टाइजर्स ने काफ़ी स्मार्टली तरीके से ब्लॉग को इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग टूल की तरह यूज़ किया है। कंपनीज़ के ब्लॉग एक अट्रैक्टिव वे है कंपनीज़ के लिए, ताकि वो अपनी कस्टमर्स तक पहुंच सकें। जैसे कि अगर आप कंपनीज़ देखते हैं, तो अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो उनकी अपनी एक वेबसाइट आती है। तो आप चाहें उस वेबसाइट पे जाके कंपनीज़ के बारे में काफ़ी कुछ रीड कर सकते हैं, ताकि आप कंपनी के साथ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकें, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज या फिर कंपनी के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जान सकें। ब्लॉग एडवर्टाइजिंग का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो सेम जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप गूगल पे जाते हैं, अगर आप सर्च करते हैं व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग, तो वहाँ पे डिफरेंट पोस्ट आपको अवेलेबल होंगी। आप किसी भी पोस्ट पे जाइए, किसी भी वेबसाइट पे जाइए, अब वहाँ पे आपको साइड में, टॉप पे, बॉटम में डिफरेंट डिफरेंट एड्स दिखाई देंगी, तो वो सारी हैं ब्लॉग एडवर्टाइजिंग। देन हमारी नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है मोबाइल एडवर्टाइजिंग। ज़्यादातर एडवर्टाइज़र के पास मोबाइल नंबर होते हैं उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के। इसके साथ साथ उनके पास मोबाइल नंबर की लिस्ट होती है उन कस्टमर या फिर पीपल्स की, जो कि आने वाले समय में उनके पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं। अब एक एडवर्टाइजिंग मैसेज सेंड किया जाता है इन मोबाइल नंबर्स पे, और ये एडवर्टाइजिंग मैसेज हेल्प करता है कंपनी की कि वो अपने कस्टमर्स को अवेयर कर सके उनके नए ब्रांड, प्रोडक्ट या फिर ऑफ़र के बारे में। आज के समय में मोबाइल एडवर्टाइजिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव वे बन चुका है एडवर्टाइजिंग का। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, जिसमें हमने मीडिया, ज्योग्राफिक एरिया, टारगेट ऑडियंस और इंटरनेट एडवर्टाइजिंग को कवर किया। टाइप्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है की प्लेयर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। की प्लेयर एडवर्टाइजिंग में ये 6 प्लेयर आते हैं, तो वन बाय वन इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है एडवर्टाइज़र। एडवर्टाइज़र वो कंपनी होती है जिसके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज प्रमोट होने वाली हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू। मतलब कि एडवर्टाइज़र वो पर्सन है जिसके पास कोई प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है, कोई आइडिया है जो वो बेचना चाहता है मार्केट में। एडवर्टीजमेंट का फाइनल रिजल्ट एडवर्टाइज़र को बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि एडवर्टाइज़र के ब्रांड का फ्यूचर उसके नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड होता है। तो जितनी अच्छी उसकी एडवर्टाइजिंग होगी जो कि अट्रैक्ट करेगी कस्टमर्स को, उतने ज़्यादा उसके प्रोडक्ट सेल होंगे। वहीं अगर एडवर्टाइजिंग अच्छी नहीं हुई, वो उनके कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई, उनके माइंड में पोजीशनिंग नहीं बना पाई, तो एडवर्टाइज़र चाहे कितना भी पैसा खर्च कर दे एडवर्टाइजिंग पे, उसे फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो टॉप एडवर्टाइज़र देखते हैं, वो टॉप कंपनीज़ जो काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। अब सभी के नाम मैं नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स जो काफ़ी फेमस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अमेज़ॉन, मारुति सुजुकी, सैमसंग, रिलायंस, होंडा, वीवो मोबाइल्स, भारती एयरटेल जो हम एयरटेल की सिम यूज़ करते हैं, हीरो कंपनी, फ्लिपकार्ट, गूगल, आईटीसी, ये कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करती हैं। और यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, ये रैंक हैं 2018 और 17 के हिसाब से कि कौन सी कंपनी ने टॉप एडवर्टाइजिंग पे खर्चा किया है। 2018 में किस तरह से था और 2017 में कितना कितना खर्चा हुआ है, और यहाँ पे चेंज बताया है कि कितना चेंज आया है उनके रैंक में। जैसे कि मान लीजिए 2017 में
हीरो मोटरकॉर्प का रैंक 10 था, तो अब 2018 में वो 12 आ चुका है। मतलब कि 2017 के मुकाबले 2018 में उसने कम एडवर्टाइजिंग की है। तो ये आप यहाँ पे रैंक सारे चेक कर सकते हैं कंपनीज के। दूसरा पॉइंट है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है जो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक इम्पैक्ट डालने के लिए कस्टमर के माइंड में, और यही एडवर्टाइज़र के प्रोडक्ट पर नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। क्योंकि अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक अच्छी एडवर्टाइजिंग बनाती है तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी, अगर बैड एडवर्टाइजिंग हुई तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है एडवर्टीजमेंट की इफ़ेक्टिवनेस के लिए। यही कंपनी के ब्रांड को या तो बना सकती है या फिर बिगाड़ सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको और अच्छे से समझाने के लिए दो एडवर्टाइजिंग एजेंसी चूज़ की हैं। सबसे पहला है क्रियोन्स और दूसरा है JWT इंडिया। तो क्रियोन्स एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट है ब्रांडिंग में, फिल्म प्रोडक्शन में, इवेंट में, डिजिटल मीडिया में, ब्रांड मैनेजमेंट में, और इनके क्लाइंट्स हैं SBI, दिल्ली पुलिस, इंदिरा IVF, J&K टूरिज्म, कजारिया और कुछ और पार्टीज। वहीं दूसरी ओर JWT इंडिया ब्रांड बिल्डिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल और सेक्टर एक्सपर्ट, मतलब कि उनका जो भी सेक्टर है उसमें क्या एक्सपर्ट डिसीजन रहेंगे उसके बारे में बताता है। और इनके क्लाइंट्स हैं अपोलो हॉस्पिटल, हीरो होंडा, स्टार न्यूज़, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हीरो मोटर्स, पार्ले एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर आपको और एडवर्टीजमेंट एजेंसीज के बारे में जानना है उसके लिए भी आप गूगल कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी लंबी लिस्ट मिलेंगी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की। थर्ड पॉइंट है मीडिया। एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में मीडिया हमारा तीसरा प्लेयर है। पहला था एडवर्टाइज़र जिसका एक प्रोडक्ट, आइडिया या सर्विस है जो वो बेचना चाहता है ऑडियंस को। दूसरा था एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो एडवर्टाइज़र के बिहाफ पे एक एडवर्टीजमेंट क्रिएट करती है ताकि एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट को ऑडियंस तक पहुंचा सके। मीडिया प्लेयर एक कलेक्शन है सभी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का जो एक मैसेज कैरी करती है एडवर्टाइज़र का ऑडियंस तक। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ मीडिया है जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा, हमारे न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, पैम्पलेट्स, ये सब हमारे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं एडवर्टाइज़र का उसकी ऑडियंस के साथ। और इंटरनेट के केस में हम एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कस्टमर्स का उसके एडवर्टाइज़र के साथ। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आप किसी लोकल शॉप पे जाते हैं या आउटलेट पे जाते हैं तो वहाँ पे रेटिंग सिस्टम नहीं होता है। अगर आप खाना खाते हैं आपको पसंद नहीं आता है तो वहाँ आप ये नहीं बता सकते दूसरे कस्टमर को जो वहाँ पे आने वाले हैं कि यहाँ से खाना मत खाना, इसका खाना अच्छा नहीं है। लेकिन जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं, अगर आप कोई फूड ऑर्डर करते हैं, कोई क्लॉथ ऑर्डर करते हैं, कॉस्मेटिक, कोई FMG प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पे आप उसकी रेटिंग भी दे सकते हैं साथ ही साथ, ताकि जितने भी आने वाले कस्टमर वो प्रोडक्ट लेने वाले हैं वो इस बात से अवेयर हो जाएं कि ये प्रोडक्ट कैसा है और क्या उन्हें ये खरीदना चाहिए या नहीं। और इंटरनेट की हेल्प से आज के टाइम में आप काफ़ी प्रोडक्ट और सर्विसेज की रेटिंग भी देख पाते हैं और ये डिसीज़न ले पाते हैं कि क्या आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं। तो मीडिया क्या है, ये हेल्प करता है एडवर्टाइज़र की कि वो अपनी ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कम्युनिकेट कर सके, और साथ ही साथ उसे ये भी हेल्प करता है कि वो फीडबैक के थ्रू ये जान पाए कि ऑडियंस को उसका प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या उन्हें अच्छा लगा या ठीक ठीक लगा या बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे 3 साल का डाटा देखते हैं मीडिया का, 2016, 17 और 18 का। इसके साथ ग्रोथ लेवल भी देखेंगे 2017 से 18 में क्या क्या चेंजेस आए मीडिया प्लेटफॉर्म में। ये डाटा आप खुद रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके अगर आपको रीड करना है। ओवरव्यू के लिए मैं आपको ये ग्रोथ लेवल बता देता हूँ कि कौन सा मीडिया प्लेटफॉर्म इस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो हमारा डिजिटल मीडिया जो आज के टाइम में हमारा इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और अदर जितने भी प्लेटफॉर्म है डिजिटल लेवल पे, वो सब अच्छा काम कर रहे हैं मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए। सबसे कम ग्रोथ प्रिंट मीडिया में हुई है, और अगर डिजिटल
प्लेटफॉर्म के बाद देखें तो दूसरा सिनेमा में ग्रोथ हुई है, उसके बाद टीवी चैनल्स में ग्रोथ हुई है। तो आने वाले समय में बाकी चैनल्स धीरे धीरे ग्रो करेंगे, लेकिन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि काफ़ी ग्रो करने वाला है। फोर्थ पॉइंट है सप्लायर। तो हमने जो 3 पॉइंट अभी डिस्कस किए हैं, जो हमारे की प्लेयर हैं, एडवर्टाइज़र, एडवर्टाइजिंग एजेंसी और मीडिया, ये उन सभी को असिस्ट करता है, हमारे एडवर्टाइज़र को, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को और मीडिया को, ताकि वो अपनी एडवर्टीज़मेंट क्रिएट कर सकें और उसे कम्युनिकेट कर सकें। ये सप्लायर्स एडवर्टाइज़र, एडवर्टाइजिंग एजेंसी और मीडिया को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक ग्रुप ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है। सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं, जैसे आर्टिस्ट की, राइटर की, फोटोग्राफर की, डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट एंड सो ऑन। तो ये सब हमें एडवर्टीज़मेंट क्रिएट करते समय हेल्प करते हैं हमारी एडवर्टीज़मेंट बनाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है टारगेट ऑडियंस। जब भी एडवर्टाइजिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम अपने टारगेट कस्टमर या फिर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हमारे वो होते हैं जो अभी हमारे प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। टारगेट ऑडियंस का पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है और इसमें कंपनी के काफ़ी आवर्स लगते हैं। मतलब काफ़ी लंबा समय लगता है कंपनी को ये पता करने में कि उसका टारगेट कस्टमर कौन है या फिर कौन कौन उसके प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो कंपनी के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि डाटा इकट्ठा करने में ना सिर्फ कम से कम समय ले, बल्कि जब वो डाटा इकट्ठा करे तो उसकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव करे, ताकि हमें सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स का डाटा मिले जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं। सिक्स्थ पॉइंट है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट अपना काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है एडवर्टीज़मेंट में, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये तय करते हैं कि कैसे हमें एडवर्टीज़मेंट को रेगुलेट करना है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि एडवर्टीज़मेंट के थ्रू काफ़ी बैड प्रोडक्ट भी बेचे जा सकते हैं, या ऐसी एडवर्टीज़मेंट की जा सकती है जो कि हमारी सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं कि इसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कोई कंपनी अपनी एडवर्टीज़मेंट को बना सकती है। इसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, जहाँ पे हम अनएथिकल एडवर्टीज़मेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर दोस्तों आपको अच्छे से समझना है एडवर्टीज़मेंट के बारे में, तो ये पूरी सीरीज़ अच्छे से देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ से। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है एडवर्टीज़मेंट के ऊपर। इनमें से कुछ एडवर्टाइजिंग रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया और ABC एडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो या फिर किसी भी टॉपिक के लिए, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करके या फिर अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।